मधु, थोड़ी सी चाय बना दे माँ के लिए। क्या? फिर से चाय? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले उन्होंने चाय पी थी, अब फिर से चाय मांग रही हैं। फिर बोलेंगी कि रोटी अच्छी नहीं लगती। अरे कैसे अच्छी लगेगी रोटी जब दिन भर चाय पियेंगी? अरे अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? मैं बाहर से आ रहा था तो बाबूजी ने बोला कि अपनी माँ के लिए चाय बनवा दे। तो बना देना थोड़ी चाय। अरे मैं तो बना दूंगी चाय, फिर देख लेना। ऐसे ही चलता रहा तो आपकी माँ जल्दी ही मर लेगी। अब मरती है तो मरे, मैं क्या कर सकता हूँ। अब तू बस चाय बना दे 1 कप। ठीक है फिर, जब तुम्हें ही कोई मतलब नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, बना देती हूँ चाय। सपना, मैं क्या कह रहा था कि अपने 2-3 दिन के कपड़े पैक कर ले। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं घूमने? अरे नहीं, वो गांव से पापा का फोन आया था कि माँ बहुत बीमार है, इसीलिए हम जा रहे हैं। हाँ तो बीमार है तो क्या हुआ, वहाँ जेठ जी है ना, उन्हें दिखाएंगे। और आप क्या कोई डॉक्टर हो जो जाते ही माँ जी को ठीक कर लोगे? वैसे है तो तू पागल ही। अरे मम्मी की ज्यादा तबीयत खराब है, तभी तो पापा ने हमें फोन किया है। तो आप जाओ और मिलाओ अपनी माँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता। अरे तो मेरा कौन सा गांव में मन लगता है, लेकिन मैं जा रहा हूँ ना। तू समझने की कोशिश कर सपना मेरी बात को। अरे अगर इस टाइम पे हम नहीं गए और मम्मी को कुछ हो गया तो वहां पे गांव और समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे। अच्छा, तो आपको गांव और समाज की पड़ी है, लेकिन अपने बच्चे की नहीं पड़ी है। और उसके बारे में नहीं सोचा तुमने? एग्जाम सर पे है, क्या इतने दिनों की छुट्टी करवाओगे उसकी? उसकी चिंता तू मत कर, मैंने तेरे भैया और भाभी को बोल दिया है, जब तक हम गांव में रहेंगे वो यहाँ पर संभाल लेंगे सब कुछ। और वैसे भी तेरा भाई वैसे ही 15-15 दिन अपनी मर्जी से रुक कर जाता है यहाँ पे, तो हमें जरूरत है तो भी रुक जाएगा वो। पापा जी प्रणाम। जीता रहे बेटा, आ गया तू। देखना तेरी माँ की क्या हालत हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। सब जगह दिखा लिया बेटा तेरे भाई ने, फिर भी कोई भी आराम नहीं मिल रहा। माँ, माँ। राघव बेटा, आ गया तू। पापा जी, आप चिंता ना करो, माँ जी ठीक हो जाएंगी। आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए माँ जी को। हाँ बेटा, इसीलिए तो बुलाया है राघव को। बेटा तेरी माँ अच्छी हो जाएगी, तू पढ़ा लिखा भी है तो अपने साथ ले जा शहर में, वहीं अच्छे से इलाज कराना, तेरी माँ जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी बेटा, यहाँ गांव में तो वैद्य को ही बुला रखा है, उसी से दवाई चलती है तेरी माँ की। तेरा भाई तो सुबह चला जाता है, शाम को आता है, उसके पीछे से बस ऐसे ही देखभाल होती है तेरी माँ की। और कैसे देखभाल करूँ माँ जी की बाबूजी? टाइम पे खाना दे रही हूँ, टाइम पे कपड़े धोकर दे रही हूँ, सब कुछ तो कर रही हूँ टाइम पे। और क्या करूँ? और क्या सारा काम छोड़कर दिन भर इन्हीं के पास बैठी रहूँ? अरे दिन भर इनके पास बैठने से ही काम नहीं चल जाता। दिन भर आपका बेटा बाहर काम करता है और मैं घर का काम करती हूँ। और अगर इतना ही अच्छा है आपका छोटा बेटा तो इनके साथ चले जाओ दोनों जन, वहीं दवाई करवा लेना। अरे हर महीने 5,000 रुपए की तो माँ जी की दवाई आ जाती है। और ये सही है, दिन भर काम भी करो, इनकी सेवा भी करो, ऊपर से हर जगह बदनामी कर रखी है, हर किसी के सामने बुराई करने लगते हैं। काम भी करो, ऊपर से बुराई भी सुनो। देख लिया बेटा तेरी भाभी को, जब से तेरी माँ बीमार हुई है ऐसे ही जुबान चलाती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटा, तू अपने माँ को अपने साथ ले जा और वहीं पे इलाज कराना, वरना मरना तो है ही इसे एक दिन। देख लिया जी आपने, आपके बाबूजी हर किसी के सामने हमारी बुराई करते रहते हैं। अब देखा छोटा बेटा आया कि नहीं, कि उसके सामने हमारी बुराइयां शुरू कर दी आपके बाबूजी ने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, भला टल रही है तो टल जाने दो। वो आपका छोटा भाई अपने साथ ले जाने की कह रहा है माँ बाबूजी को, तो जाने देना, रोकने की कोशिश मत करना। लेकिन मधु, मुझे नहीं लगता कि राघव अपने साथ ले जाएगा माँ बाबूजी को। अरे विचार तो मैं अपने आप बनवा दूंगी, तुम देख लेना, कल ही देखना मैं क्या करती हूँ। बस आप बीच में ना बोलना और ना ही रोकना, वरना बन जाओ श्रवण कुमार। अरे श्रवण कुमार बनने में कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इनकी दवाई में हमारा कितना खर्चा हो जाता है हर महीने, कभी सोचा है आपने? कोई फायदा नहीं है श्रवण कुमार बनने में। देख लिया ना, अपने बाबूजी को जो भी आता है उसके सामने बुराई करने लग जाते हैं हमारी।
और सबसे बड़ी बात, इनकी दवाई गोली में कितना खर्चा हो जाते हैं हमारा। खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है मधु, अच्छी खासी सैलरी है मेरी। और वैसे भी 4-5 हजार रुपए ही तो खर्चा होते हैं महीने के। 4-5 हजार रुपए आपको कम लगते हैं? आपके पास इतने ही पैसे फालतू हैं तो मुझे भी दे दिया करो थोड़े बहुत पैसे। और वैसे भी हमने क्या ठेका ले रखा है, बराबर का हिस्सा लेता है आपका छोटा भाई, तो सेवा भी कुछ उसे भी करने दो। अरे वो भी तो अच्छा खासा कमाता है, शहर में रहता है, तो उसे भी कुछ खर्चा करने दो। बता दिया मैंने आपको, आप रोकोगे नहीं। अगर ले जाता है तो ले जाने देना। अरे मधु, कल की कल देखेंगे, फिलहाल मुझे सोने दे, बहुत नींद आ रही है। आपने मना क्यों नहीं किया बाबूजी को? पर हाँ भी तो नहीं की। और कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ करने की। अभी कुछ देर पहले ही तुम कह रही थी मुझसे, तुम्हारी भाभी, कि कुछ दिन अपने साथ ले जाऊं माँ बाबूजी को, वहाँ जाके इलाज करवाऊं, वहाँ पे अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। पर मैं बता रही हूँ आपको, सोच लेना। अरे कोई जरूरत नहीं है बाबूजी को शहर ले जाने की। और हाँ मत कर देना तुम, कोई जरूरत नहीं है उनकी बला अपने सर पे लेने की। और हाँ, अपने साथ शहर ले जाने की सोचना भी मत, और हाँ भी मत कर देना। अरे मुझसे तो मेरे घर के ही काम नहीं होते, ऊपर से 2 लोगों का काम और बढ़ जाएगा। तो तू क्या चाहती है, मना कर दूं बाबूजी से? अगर मना नहीं कर सकते तो हाँ भी मत कर देना। अरे तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो, अब मैं अकेली घर में क्या क्या करूँगी? आप तो देखभाल कर नहीं पाओगे, उनका भी मुझे भी देखना पड़ेगा, और मुझसे नहीं होगा ये सब। और वैसे भी देखा ना आपने अपने बाबूजी को, अरे जेठ जी कितना ख्याल रखते हैं उनका, दवाई गोली का, हर चीज का। फिर भी वो कैसे उनकी बुराइयां कर रहे थे हमारे सामने। तो सोचो, अगर वो उनकी बुराई कर सकते हैं तो आपकी कौन सी भलाई करेंगे? हाँ ठीक है, कल की कल देखेंगे, अब शांत हो जा, बाहर तक जाती है तेरी आवाज। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि जेठ जी से कहना कि उनकी दवाई गोली का जो भी खर्चा है वो आप दे दोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं भी तो इंसान हूँ, और मैं जानती भी हूँ कि आप भी उनके बेटे हो, तो आपके भी फर्ज बनते हैं। तो इसीलिए कहती हूँ, आप उनका जो भी खर्चा होगा वो उन्हें दे देना, और जेठ जी से कहना कि माँ जी को यहीं पर रख ले। आप जेठ जी से पूछकर जो भी खर्चा है वो आधा आधा कर लीजिए, लेकिन उन्हें अपने साथ लेकर मत चलिए। मैं खर्चे से मना नहीं करती, आप पैसों से मदद कर दीजिए, लेकिन साथ मत लेकर चलिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बाबूजी, मैं क्या कह रहा था कि मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, वो मुन्ने के स्कूल से कॉल आया था। हाँ तो ठीक है ना बेटा, बहू अपनी माँ को तैयार कर ले। नहीं नहीं पापा, ऐसे में कैसे माँ को ले जा पाऊंगा साथ में? और वैसे भी जहाँ उनका इलाज चल रहा है उनसे भी बात करनी पड़ेगी, और वैसे भी मैं तो इमरजेंसी में जा रहा हूँ, तो ऐसे कैसे ले जा पाऊंगा अपने साथ? तो अभी तो मैं अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा। लेकिन बेटा तेरी माँ को शहर ले जाना बहुत जरूरी है, उसका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर वो वहाँ नहीं जाएगी तो ठीक कैसे होगी? देवर जी बाबूजी सही कह रहे हैं, माँ जी को शहर ले जाओ और वहाँ अच्छे से डॉक्टर के पास इलाज कराओ। अरे यहाँ तो हम दिखा ही रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा। क्या भाभी, शहर का तो सिर्फ नाम है, अरे यहाँ भी तो डॉक्टर है। और जो डॉक्टर माँ की दवाई कर रहा है इलाज, वो भी तो डॉक्टर है, उसने क्या पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी? अरे शहर का तो सिर्फ नाम है, वहाँ पे तो लोग डॉक्टर सिर्फ पैसे ऐंठते रहते हैं। वैसे दीदी बात तो आपकी सारी सही है, लेकिन हम क्या करें, अभी मुन्ने की छुट्टी है और हमने सारी बुकिंग करा रखी है, हमें घूमने जाना है, वरना सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। घूमने तो जाना ही पड़ेगा। वैसे तुझे जरा भी शर्म नहीं आती बोलने में? यहाँ सास मरने को बैठी है, इनका ये नहीं पता कि आज की है या कल की, और इन्हें घूमने जाना है। अरे भाभी, जब माँ की इतनी ही तबीयत खराब है, ये भी नहीं पता है कि आज की है या कल की, तो फिर शहर में दिखाकर क्या फायदा? भाभी मैं जानता हूँ माँ की दवाई गोली में आपका ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो मैंने आप एक फैसला लिया है कि माँ की दवाई गोली का जितना भी खर्चा होगा मैं आपको दे दिया करूंगा। ऐसा है देवर जी, आप अपने पैसों का रोब मुझे मत दिखाइए। अगर आपको इतनी ही चिंता है अपनी माँ की, तो यहाँ पे एक नौकरानी छोड़कर जाइए, वो कर लेगी आपके माँ बाबू जी की सेवा। और मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम लोगों की। बस करो तुम दोनों, जा बेटा तू जा,
तुझे इमरजेंसी कॉल आया था ना, तू जा, अपने जा, घूमती रह और अपनी बहू को भी ले जा। कल को जब तेरी माँ मर जाएगी ना तो मैं अपने आप ही फूंक दूंगा। तुम दोनों आराम करना, बस घूमते रहना दोनों। बाबूजी आप भी कमाल करते हो। अब सच सच बता दिया आपको सारी बात, फिर भी आपको समझ में ही नहीं आता। अरे हमने तो पहले से ही बुकिंग कर रखी थी, सारी टिकटें बुक कर रखी थी, तो कितना खर्चा हमारा बेकार जाएगा पैसा। अब मुझे तो नहीं पता था कि माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैंने पहले से ही टिकट बुक कराई थी। अब आपको पता भी है कितना खर्चा आएगा टिकट कैंसिल कराने में। और वैसे भी बाबूजी आप इनकी बात को समझिए। और वैसे भी माँ जी 1-2 दिन की ही हैं। अगर हम यहाँ से इतनी दूर शहर में ले गए और रास्ते में इन्हें कुछ हो गया तो? और वैसे भी पापा सिर्फ 1 हफ्ते की ही बात है, 1 हफ्ते बाद आएंगे हम और माँ जी को ले जाएंगे, वहाँ एडमिट करा देंगे। ठीक है बेटा, तू जा, तेरा टूर नहीं छूटना चाहिए। बुढ़ापा ऐसी ही चीज है बेटा कि हर कोई बचना चाहते हैं। वो कहावत है ना बेटा कि 10 बच्चे भी माँ बाप आसानी से पाल लेते हैं, लेकिन 10 बच्चों से माँ बाप नहीं पाले जाते। बस बस इसीलिए नहीं आने का मन करता है यहाँ पे बाबूजी मेरा। अरे आपको सच बताओ तो भी परेशानी, झूठ बताओ तो भी परेशानी। अरे दूसरों की परेशानी समझते ही नहीं आप, बस अपनी ही गाथा गाए जाते हो। रहने दो जी, जाने दो इन्हें। काश भगवान ने हमें भी एक बेटी दी होती तो आज शायद वो आकर हमें संभाल लेती। तू चिंता मत कर, मैं करूंगा तेरी सेवा, तू बस चिंता मत कर। देवर जी, छोटी मेरी बात सुनो और घूमना फिरना कैंसिल करो। अरे मुझे नहीं लगता कि जब तक तुम लोग घूम कर आओगी माँ जी जिंदा भी रहेंगी। दीदी 6 महीने हो गए हमें ये सब सुनते सुनते कि माँ जी 1 दिन की है, 2 दिन की है, और अभी तक कुछ हुआ नहीं ना, तो फिर 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा? हाँ भाभी, माँ 6 महीने से बिस्तर पे पड़ी है, पर जब अब तक नहीं हुआ कुछ उन्हें, तो क्या 1 हफ्ते में कुछ हो जाएगा? और लेकिन हाँ हमारा जरूर नुकसान हो जाएगा। राघव सही कह रही है तेरी भाभी, लेकिन भाई आप समझ नहीं रहे हो, मेरा नुकसान हो जाएगा। राघव आज माँ बाबूजी से जरूरी तेरे लिए तेरा पैसा हो गया। अरे माँ बाबूजी ने हमेशा मुझसे ज्यादा तुझे प्यार किया है। अरे जब तू हॉस्टल में था तब तुझे पता है माँ बाबूजी कैसे इंतजाम करते थे तेरी फीस का। अरे कई बार तो घर में चटनी रोटी ही बनती थी ताकि तेरी फीस टाइम पर पहुंच जाए। हम सब चटनी रोटी ही खाते थे, लेकिन जब तू आता था ना तो माँ नए नए पकवान बनाती थी। भाई मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हो कि आपका कितना खर्चा हो रहा है, तो भाई आप मुझे एक लिस्ट बना कर दे दो, मैं जितना भी आपका खर्चा हुआ है सारे पैसे दे दूंगा। वाकई छोटे अब तू बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे भाई मैं तुझे बता दूं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे पैसे तो मैं दे दूंगा तुझे, बस तू माँ को अपने साथ ले जा शहर में और माँ को ठीक करा दे। और जहाँ तक भाई मेरी जितनी जमीन जायदाद है वो भी तू ही ले ले, बस माँ को ले जा और अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाकर उनका इलाज करा दे, उन्हें ठीक करा दे। जेठी आप समझ नहीं रहे हो कि शहर में रहना कितना मुश्किल होता है। शहर में कितने छोटे छोटे घर होते हैं। अरे हमारा ही रहना मुश्किल होता है, फिर मैं माँ बाबूजी को कहाँ रखूंगी? सपना तू क्यों बोल रही है? अरे मैं तुझसे बड़ी हूँ, मैं नहीं बोल रही, पर तू क्यों बोल रही है बीच में? आप क्यों बोलोगी दीदी? क्योंकि ये सारा रायता आपका ही तो फैलाया हुआ है। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, आप तो यही चाहती है कि माँ बाबूजी मेरे साथ चले जाएं और फिर तुम शांति से रहो यहाँ पे। सपना ये क्या तरीका है बेटा अपनी जेठानी से बात करने का? भाई सपना सही तो कह रही है, आप लोग अपनी बला हमारे सर पे डालना चाहते हो। अभी के अभी निकल जाए यहाँ से, मैं संभाल लूंगा माँ बाबूजी को। अभी के अभी चला जाए यहाँ से, मैं देख लूंगा माँ बाबूजी को, संभाल लूंगा। सपना चलो यहाँ से। अब तू ही बता, नहीं ले गया वो अपने साथ माँ बाबूजी को, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब ना चाहते हुए देख मधु, अब हमें ही इनकी सेवा करनी पड़ेगी। आखिर बड़ा हूँ तो झेलना तो पड़ेगा ही। ठीक है, मैं इन्हें तो झेल लूंगी, लेकिन हर साल होली दिवाली मनाने आ जाता है ना आपका भाई बच्चों को लेकर, तो कह दो उससे कि वो यहाँ पे झांकेगा नहीं इस घर में दोबारा। और माँ बाबूजी को भी समझा दो कि वो आया था ना आपका भाई, आते ही बुराई शुरू कर दी। अरे जो भी आता है उसके सामने बुराई करने लगते हैं हमारी, उन्हें भी समझा देना। और मेरी बात मानो तो अपनी माँ को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दो। और वैसे भी सही तो कह रहा था राघव, अरे 6 महीने से आपकी माँ बिस्तर पे पड़ी है, जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या पता। तो इसीलिए कहती हूँ
कि किसी सरकारी अस्पताल में बात करो और इन्हें यहाँ पे भर्ती करवा दो। अब देख, मेरे पास इतना टाइम फालतू का नहीं है कि मैं इन्हें अस्पताल में लेता फिरूं। अरे सुबह घर से निकलता हूँ, शाम को आता हूँ, और मैं इन्हें अस्पताल में किस टाइम पे ले जाऊंगा? और घर में आते ही तो शुरू हो जाती है। अरे कितना ही समझा लो इसको, ये नहीं सुधरने वाले। अरे धर्मात्मा बेटा है ना, लेकिन इनको आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये कलयुग है, यहाँ कितना ही कर लो किसी के लिए, लेकिन कोई मायने नहीं रखता। और बताओ बाबूजी, कुछ माँ को आराम है या नहीं? माँ, अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ बेटा, ठीक हूँ। अब बेटा देख लिया ना तूने अपने भाई को, उसके लिए उसकी माँ कोई मायने नहीं रखती, उसकी बीवी को घुमाना जरूरी है उसके लिए। नालायक है बिल्कुल। अरे अब बेटा मेरे लिए तो तू ही सहारा है हमारा, जो भी है तू ही है, कम से कम देख तो रहा है अपनी माँ को। अब बाबूजी छोड़ो ना, वो तो है ही बेशरम। बेटा वो बलदेव डॉक्टर आया था ना तेरी माँ को देखने, बता रहा था कि इन्हें एम्स में ले जाओ, वहाँ पे ठीक हो जाएंगी ये, और वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो कह रहा था उसके पापा को भी उन्होंने ठीक कर दिया। अब पापा, मैं कैसे ले जाऊं यम्स में माँ को? क्योंकि मैं घर से सुबह निकलता हूँ और शाम को ही आता हूँ, तो मेरे पास अभी टाइम कहाँ है जो माँ को वहाँ पे लेके जाऊं? और वैसे भी बाबूजी, मेरी सरकारी नौकरी तो है नहीं। अगर आपने मेरी भी पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा खर्चा किया होता, ध्यान दिया होता, तो आज मेरी भी सरकारी नौकरी होती। अरे प्राइवेट कंपनी में तो जॉब करता हूँ मैं, और वैसे भी माँ की वजह से 2-3 छुट्टी हो गई मेरी इस महीने में, और अगर और छुट्टी करूंगा तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा उन्हें मुझे नौकरी से निकालने में। तो बाबूजी मेरी बात मानो, आप महीना 20 दिन रुक जाओ, फिर मैं थोड़ी सर्दियाँ कम हो जाए फिर देखता हूँ कि माँ को कैसे ले जाना है वहाँ। बेटा तुझे लगता है तेरी माँ महीना 20 दिन की है? अब बाबूजी आपको भी पता है कि माँ महीना 20 दिन की नहीं है, तो फिर वहाँ पे ले जाके क्या फायदा, डॉक्टर भी क्या कर लेंगे? और वैसे भी बाबूजी, माँ को तो जाना ही है, काम का मेरी भी नौकरी चली जाएगी, और फिर मैं कैसे चलाऊंगा इस घर को? बेटा तू बस अपनी माँ को एक बार भर्ती करवा दे अस्पताल में, फिर मैं रुक जाऊंगा वहाँ पे। बस एक दिन का टाइम निकाल ले, मैं देखभाल कर लूंगा इसकी। अरे पापा, आप भी हद करते हो यार। अरे आपको तो बस माँ की पड़ी है, और मेरा परिवार, उसका चाहे कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ही बाबूजी, एक उम्र के बाद तो सबको मरना ही है, और माँ को भी मरना ही है, तो फिर आप क्यों जिद करके बैठे हो? मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। अरे मैं भी चाहता हूँ मेरी माँ ठीक हो जाए, लेकिन मैं क्या भगवान हूँ? आप तो चाहते हो कि मैं सिर्फ माँ को देखूं और अपने घर परिवार को आग लगा दूं। अरे एक पर तो जोर चलता नहीं है आपका, देखो छोड़ गया ना। अरे सारी जिंदगी जिसका किया वही छोड़ गया, एक दिन के लिए भी नहीं ले गया अपने साथ आपको। और वैसे भी बाबूजी, आप तो चाहते हो मैं अपने बीवी बच्चे सबको मार दूं, बस माँ को लेके बैठ जाऊं। अब मुझसे नहीं होगा, अब जितना कर सकता था उतना कर रहा हूँ। अरे मैं सब कह रहा हूँ महीना 20 दिन रुक जाओ, फिर दाखिल करवा दूंगा माँ को, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फूफा जी, नमस्ते फूफा जी। सोहन बेटा कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ फूफा जी, वो मम्मी जी ने बताया है कि बुआ जी की तबीयत ज्यादा खराब है, इसीलिए बुआ जी से मिलने आया हूँ। फूफा जी मेरी बात मानो, तो बुआ जी को आप किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दो, शायद बुआ जी ठीक हो जाएं। बेटा कैसे करवा दूं मैं अस्पताल में भर्ती तेरी बुआ को? अरे मैं तो बे औलाद हूँ। क्या बात है फूफा जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? राघव भैया और मोहन भैया है ना। बेटा मेरे लिए तो वो मरे के समान है। एक तो अपनी बीवी को टूर पे घुमाने ले गया है, और दूसरे के पास समय नहीं है। फूफा जी, जब बुआ जी की इतनी तबीयत खराब थी तो आपने मेरे पास फोन क्यों नहीं किया? आप मेरे पास फोन कर लेते। फूफा जी, पापा को भी नहीं पता था कि बुआ जी की इतनी तबीयत खराब है, पापा तो सारा दिन खेत पे काम करते हैं और माँ घर पे, वरना वो कब का आ जाते। अरे हमें तो लगा था कि सर्दी की वजह से थोड़ी बहुत तबीयत खराब होगी बुआ जी की, पर कोई बात नहीं फूफा जी, मैं ले चलूंगा बुआ जी को, मैं एडमिट करा दूंगा। अरे मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ, आपने हमें हमेशा बेटे जैसा प्यार दिया है। ठीक है बेटा, तू गाड़ी लेकर आया है? नहीं फूफा जी, मैं बाइक से आया हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन कैब बुक कर लूंगा, उससे ही ले चलूंगा बुआ जी को। देख सौरभ, ले तो जा रहा है तू अपनी दम पे। अरे फिर ये ना हो कि भर्ती करवा के और खर्चा पानी लेने आ जाना। ले जा रहा है तो पूरी जिम्मेदारी से ले जाना, अपने ही घर पे ले जाना, यहाँ पे मत भेज देना। अरे मैं अपने घर में ही ले जाऊंगा, यहाँ पे भेजने की जरूरत ही नहीं है मुझे। अरे वो घर इनका भी तो है, और अगर पापा जी को पता चला ना तो सबको ठीक कर देंगे वो। अरे देख ले सोहन, बातें करना आसान है पर करना बहुत मुश्किल होता है। अब ले जा रहा है तो पूरी जिम्मेदारी से ले जाना।
अरे बहू, तुझे थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं? अरे तुम लोगों के पास तो टाइम नहीं है। अब जब ये ले जा रहा है तब भी तुम्हें परेशानी हो रही है। क्यों बाबूजी, आप हमारी बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। अरे क्या नहीं किया हमने। टाइम पे खाना देती थी, टाइम पे पानी देती थी, कपड़े धुले देती थी, फिर भी आप किसके दो दो बेटे छोड़कर किसके साथ जा रहे हो? अरे क्या कहेंगे गांव मोहल्ले के लोग? आप तो हमेशा हमारी बेइज्जती ही करवाते हो। और भाभी, अगर आपको इतनी ही चिंता है मोहल्ले और गांव वालों की, तो आप ही एडमिट करा दो बुआ जी को अस्पताल में। तो मेरी जरूरत ही क्या है? अब तू तो ले ही जा बुआ जी को अपने साथ, जा कर ले सेवा पानी, और साथ में फूफा जी को भी ले जा, और दोबारा यहाँ लेकर मत आना। बहू, अब तो हद ही हो गई। अरे मैं सोचता था मेरी कोई बेटी नहीं है तो मेरी बहू ही मेरी बेटी है, लेकिन तूने तो सारी हदें पार कर दी। अब तू हमें बताएगी कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं? अरे भूल मत, ये घर मेरा है, और वो भी तेरी सास के नाम पे। अपने मायके से नहीं लेकर आई थी तू। और भूल मत बेटा, बुढ़ापा एक दिन सब पर आता है। अरे जब तेरे साथ ऐसा होगा तब तुझे समझ में आएगा। चल बेटा, चल। हाँ फूफा जी, चलिए बुआ को लेकर चलते हैं हम। बाबूजी, बाबूजी, माँ। मधु, माँ बाबूजी कहाँ हैं? नहीं है आपके माँ बाबू जी यहाँ पे, चले गए वो। चले गए? कहाँ चले गए? वो आपके मामा का लड़का आया था, ले गया अपने साथ। कह रहा था बुआ जी को मैं अस्पताल में एडमिट कराऊंगा, मैं सेवा करूंगा बुआ जी की। बुआ जी तो मेरी माँ बराबर हैं। अरे मैंने भी कह दिया कि हाँ ले जा, ले जा, और दोबारा मत यहाँ लेकर आना। और आपके बाबूजी वो भी बहुत भला बुरा कह रहे थे। अब आप दोनों को कह रहे थे मेरे तो बेटे मेरे बराबर हैं। तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ जाओ इसके साथ, बहुत उछल रहे हो ना, और दोबारा इस घर में आ मत जाना। इसी के साथ जाओ और इसी के घर रहना। और वो तुम्हारे मामा का लड़का, वो भी बहुत उछल रहा था। मैंने भी कह दिया कि हाँ लेकर जा अपनी बुआ को, और साथ में फूफा जी को भी ले जा, और दोबारा यहाँ लेकर मत आना। तेरी इतनी हिम्मत? तू मेरे बाबा जी को उन्हीं के घर में आने को मना करेगी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? अरे मैंने हमेशा तेरी बात सुनी। अरे मैं सोचता था कि तू सबका ध्यान रखती है, और तूने मेरे ही माँ बाबू जी को उन्हीं के घर में आने से रोका। अरे कितनी मुश्किल से मुझे छुट्टी मिली है, और तुझे तो मैं सुबह बता के गया था, और तूने फिर भी एक बार भी फोन करना जरूरी नहीं समझा और जाने दिया मेरे माँ बाबू जी को। और वैसे भी गलती तेरी नहीं है मधु, इसमें गलती मेरी है। अगर मैंने ही शुरू से अपने माँ बाबू जी को इज्जत दी होती तो आज तेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि तू मेरे माँ बाबू जी को अपने ही घर में आने को रोकती। पर अच्छा ही है ना, बला टली। शायद हमारे जैसी औलाद की ही वजह से माँ बाप अपने बच्चों को कोसते हैं, बे औलाद होना पसंद करते हैं। हमारी जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि औलाद ही ना हो।